हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्रिपल ए ब्राइट एकेडमी। स्टूडेंट्स, अपनी मॉडर्न हिस्ट्री सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज द रिवोल्ट ऑफ 1857 को स्टडी करेंगे। तो इससे पहले हम आगे बढ़े तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि हम आपको हमारी सारी वीडियोस की प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलती रहे तो डू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को, लेकिन इससे पहले पिछले लेक्चर के बेसिस पर एक दो क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं। आप कमेंट सेक्शन में उनका आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। ओके, सो पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि पेशवा बाजीराव कैप्चर्ड बसाइन फ्रॉम द, हाँ जी, किससे पेशवा बाजीराव ने बसाइन को, जो कि जहां पर इंपॉर्टेंट ट्रीटीज भी साइन हुई है, कई सारी इंपॉर्टेंट एरिया रहा है, तो पेशवा बाजीराव ने किससे कैप्चर किया था इसको? मुगल से, डच से, ब्रिटिश से, पोर्टुगीज से? जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर करने की कोशिश कीजिए। ओके, करेक्ट आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर है पोर्टुगीज। जी हाँ, पेशवा बाजीराव ने बसाइन को पोर्टुगीज से कैप्चर किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रीटी ऑफ पुरंदर। ट्रीटी ऑफ पुरंदर 1776 में हुई थी। ये किस किस के बीच हुई थी हमारे पास ट्रीटी ऑफ पुरंदर? आपको जल्दी से बताना है मुझे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट। इसका आंसर है मराठास एंड ब्रिटिश। ठीक है, ये जो ट्रीटी थी मराठास और ब्रिटिश के बीच में हुई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। हु वाज कॉल्ड द चाणक्य ऑफ मराठा पॉलिटिक्स? मराठा पॉलिटिक्स के चाणक्य के रूप में हम किसे जानते हैं? ओके, करेक्ट आंसर देख लेते हैं, और ये करेक्ट आंसर है नाना फडणवीस। जी हाँ, नाना फडणवीस को हम चाणक्य ऑफ मराठा पॉलिटिक्स के नाम से जानते हैं। देखिए, नाना फडणवीस वही पर्सन है जिसने मराठा को बहुत ही मुश्किल दौर में संभाला था। ठीक है, बाराबाही को एस्टेब्लिश किया था। अगर आपको याद हो, पिछले लेक्चर में हमने इनके बारे में बात की थी। ठीक है, तो इन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ नेगोशिएट भी किया था और काफी सारी चीजों को मेंटेन करने की कोशिश की थी। ऑल्दो सक्सेसफुल उस लेवल पर नहीं हो पाए, लेकिन ही इज नोन टू बी द चाणक्य ऑफ मराठा पॉलिटिक्स। ओके, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। आज का लेक्चर है द रिवोल्ट ऑफ 1857, जिसमें हमारे पास एक तरह से एक नींव रखी आने वाले जो हमारे पास फ्रीडम स्ट्रगल है उसके लिए। और यहां पर आप एक पर्सन का नाम याद रखेंगे जो इस स्टोरी के सबसे मुख्य किरदार हैं। उनमें से एक है मंगल पांडे। मंगल पांडे, देखिए आप स्क्रीन पर इनकी पिक्चर देख सकते हैं। फायर्ड द फर्स्ट शॉट ऑफ इंडियाज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो आपको यह भी पता ही होगा कि बहुत से हिस्टोरियन 1857 के रिवोल्ट को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के रूप में जानते हैं। तो इस तरह से हम इसको यहां पर एक तरह से पोर्ट्रे कर रहे हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर को और देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो थोड़ा पहले बैकग्राउंड समझ लेते हैं कि कैसे 1857 का रिवोल्ट हमारे पास कैसे एग्जिस्टेंस में आता है, ऐसा होता क्यों है। तो सबसे पहली बात, तो पूरी स्टोरी शुरू होती है ब्रिटिशर्स के आने के बाद, और उसमें भी सबसे इंटरेस्टिंग और टर्निंग पॉइंट कहां आता है? बैटल ऑफ प्लासी। तो जैसा कि आपको स्टूडेंट पता ही होगा, हमने पिछले लेक्चर्स में बैटल ऑफ प्लासी को बहुत अच्छे से स्टडी किया था। बैटल ऑफ प्लासी वो बैटल थी जिसके थ्रू ब्रिटिशर्स ने ये कंफर्म कर दिया था कि अब वो इंडिया में लंबे टाइम तक टिकने वाले हैं और वो कुछ बड़ा ही करने वाले हैं। उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि 1757 के बाद, बैटल ऑफ प्लासी 1757 में लड़ी गई थी। अगले 100 साल में वो इंडिया के अंदर बहुत सारे चेंजेस लेकर आते हैं, हर तरह के सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कई तरह के चेंजेस लेकर आते हैं। तो उसी का एक रिजल्ट होता है कि 1857 में रिवोल्ट देखने को मिलता है। तो आप देख सकते हैं कि 1757 में बैटल ऑफ प्लासी लड़ी गई और उसका असर हमारे पास एक तरह से 100 साल बाद देखने को मिलता है एक बड़ा रिवोल्ट के रूप में। ओके, सो हमारे पास कैसे शुरू होता है रिवोल्ट 1857 का, कि हमारे पास कुछ सोल्जर्स होते हैं जो विद्रोह कर देते हैं हमारे पास कंपनी के अगेंस्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट विद्रोह कर देते हैं, और फिर इस विद्रोह में हमारे पास एक राजा से लेकर एक आम आदमी तक शामिल हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, किस तरह से होता है, अब हम उसको और डिटेल में स्टडी करते हैं। तो कॉजेज देख लेते हैं कि हमारे पास रिवोल्ट ऑफ 1857 के क्या क्या कॉजेज थे। तो सबसे पहली बात तो देखिए, ब्रिटिशर्स की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज भारत में चल रही थी। एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज का मतलब लगातार वो अपने एरियाज को बढ़ाते जा रहे थे जो उनके कंट्रोल में थे। तो सबसे पहले तो उसमें एनेक्स कर देना, दूसरे राजाओं का राज्य उनसे छीन लेना, एनेक्सेशन पॉलिसी उनकी चल रही थी। फिर हमारे पास ये लॉर्ड डलहौजी साहब क्या कर लाते हैं, एक पॉलिसी लेके आ जाते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, आपको पता ही होगा।
कि जिस भी राजा का खुद का बेटा नहीं होगा वो बेटा अडॉप्ट नहीं कर सकता, उसका राज्य ब्रिटिशर्स के पास ट्रांसफर हो जाएगा, जिसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसके अलावा जो रिस्ट्रिक्शन थी रॉयल फैमिलीज के ऊपर, हमारे पास जितने भी राजा महाराजा वैसे भी जो बचे हुए थे उनके ऊपर बहुत सारी पाबंदियां लगी हुई थी। जैसा कि सबसे बड़ी पाबंदी कौन सी थी? सब्सिडरी अलायंस। अगर आपको पता हो सब्सिडरी अलायंस, तो सब्सिडरी अलायंस में क्या था? सहायक संधि, जिसको हम बोलते हैं कि राजाओं को सहायक संधि पे हस्ताक्षर करने पड़ते थे, और सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद सारी पॉलिसीज और सारे सिस्टम का कंट्रोल किसके पास आ जाता था? ब्रिटिशर्स के पास आ जाता था। देखिए, भले ही कोई राजा सहायक संधि पे साइन करे, लेकिन वो अपनी खुशी से कभी वो नहीं करेगा, उसको वो मजबूरन करना पड़ेगा। तो जो इंडियन राजा थे उनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब थी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पोर्ट्रे करने की कोशिश की है, वो लगान मूवी से आप देख सकते हैं। लगान मूवी में अगर आपको थोड़ा सा याद हो, कैप्टन रसल जो है वो इंडियन राजा को डांट भी देते हैं। तो राजाओं की जो हालत है, भले ही वो राजा है लेकिन उनकी कोई हालत ऐसी नहीं है कि वो उस लेवल पे है कि वो कोई आदेश दे सके। सब कुछ किसके कंट्रोल में? ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में है। तो ब्रिटिशर्स की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज की वजह से जितने भी हमारे पास रॉयल फैमिलीज थी, राजा महाराजा थे, वो कहीं ना कहीं दुखी थे, परेशान थे। ओके, उसके बाद इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन। भारत में इकोनॉमी को बिल्कुल बर्बाद कर दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। ये कैसे हुआ, एक बार जल्दी से बुलेट पॉइंट्स पे नजर डाल लेते हैं। तो एक तो टैक्सेशन बहुत ज़्यादा हाई था। आपको पता होगा किसानों से बहुत ज़्यादा लगान वसूल किया जाता था, टैक्स इतना ज़्यादा था। आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा होगा रोयतवारी, महलवाड़ी, और हमारे पास परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, जिसमें जो किसान हैं उनको बिल्कुल बर्बाद कर दिया गया और उनके पास कोई ज़मीन रही ही नहीं। वो एक लेबर के रूप में बन गए। जो किसान अपनी ज़मीन पर काम किया करते थे, अब वो सिर्फ मजदूर बनकर रह गए। उसके अलावा डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। देखिए, जो भारतीय प्रोडक्ट्स थे उनके ऊपर टैक्स ज़्यादा लगाया जाता था, जबकि जो अंग्रेजी प्रोडक्ट्स जो यूरोप से बन के आ रहे हैं, इंग्लैंड से बन के आ रहे हैं, उनके ऊपर टैक्स कम था। तो आप समझिए कि इंडियन इंडस्ट्री को तो बिल्कुल बर्बाद करने पे तुले हुए हैं अंग्रेज। उसके अलावा जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है उसको तो ख़त्म ही कर दिया गया, उसको बिल्कुल ही बर्बाद कर दिया गया। और हमारे पास ह्यूज ड्रेन ऑफ वेल्थ, भारत से जो पैसा था वो सारा का सारा कहाँ जा रहा था? एक तरह से इंग्लैंड में जा रहा था। दैट इज ड्रेन ऑफ वेल्थ, जिसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में बात भी की थी। दारा भाई नौरोजी की बुक थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो ये सब पॉलिसीज की वजह से जो इंडिया की इकोनॉमिक हालत थी, इकोनॉमी की जो हालत थी वो बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी। इंडियंस कहीं भी स्टैंड नहीं कर पा रहे थे। देखिए, एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, अब जो फार्मर थे उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था कि वो मजदूर के रूप में काम करें। इवन जो इंडस्ट्रीज में जो लोग काम कर रहे थे, अब उनके पास भी, जो इंडियन इंडस्ट्री में काम कर रहे थे, उनके पास भी जॉब नहीं रही। तो जनरली ज़्यादातर लोगों ने क्या करना शुरू किया स्टूडेंट्स? ऑप्शन कुछ था नहीं, सो दे जॉइन द ब्रिटिश इंडियन आर्मी। जी हाँ, मजबूरन इन लोगों को ब्रिटिश इंडियन आर्मी ज्वाइन करनी पड़ी। मतलब कि जो इंडियंस थे उनके पास कोई जॉब नहीं थी तो आर्मी ज्वाइन कर ली। सो दैट्स वाई ये भी कहा जाता था ब्रिटिशर्स के द्वारा दैट ब्रिटिश इंडियन आर्मी इज नथिंग बट पीजेंट्स इन यूनिफॉर्म। जी हाँ, मैं फिर से रिपीट करता हूँ अपनी लाइन, दैट ब्रिटिश इंडियन आर्मी इज नथिंग बट पीजेंट्स इन यूनिफॉर्म। तो ऐसा भी इंडियन ब्रिटिश आर्मी के लिए कहा जाता था। तो आप समझ सकते हैं कि जो सोल्जर्स काम कर रहे थे उनकी भी कोई हालत अच्छी नहीं थी, जो इंडियन सोल्जर्स ब्रिटिशर्स के लिए काम कर रहे थे। देखिए, हमारी जो इकोनॉमी को इतनी बुरी तरह से बर्बाद किया गया था, उसके ऊपर कार्ल मार्क्स, जो कि बहुत ही फेमस पर्सन है, उन्होंने 1853 में कुछ लाइंस कही थी इंडियन इकोनॉमी को लेकर। तो ये आप पढ़ सकते हैं आपकी स्क्रीन पर कि देखिए, आप देख सकते हैं कि इट वाज द ब्रिटिश इंट्रूडर हु ब्रोक अप द इंडियन हैंडलूम एंड डिस्ट्रॉय द इंडियन स्पिनिंग व्हील। तो इन्होंने कुछ बताने की कोशिश की, पूरे वर्ल्ड को समझाने की कोशिश की कि जो इंग्लैंड है उसने इंडियन मार्केट को, इंडियन इंडस्ट्री को बिल्कुल बर्बाद कर दिया है। ये 1853 में कार्ल मार्क्स की वर्डिंग है। आप सोच सकते हैं कि 1853 में ये समझ गए थे कि इंडियंस को जो इंग्लिश है वो बर्बाद कर चुके हैं। और इसके बाद भी ये सिलसिला चलता रहता है टिल 1947। आपको पता ही होगा 1947 में जाके हमें आज़ादी मिलती है। तो एक्सप्लोटेशन 1757 से शुरू हो जाती है। 1757 से 1947 तक इंडियन इकोनॉमी को एक्सप्लॉइट किया जाता है। हमारे पास सोशल कल्चरल रीजन भी थे। देखिए स्टूडेंट, हमारे पास स्टार्टिंग में इंडियंस के जो कल्चरल इवेंट्स है उनमें स्टार्टिंग में ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर एक तरह से इंटरवीन नहीं किया, लेकिन बाद में उन्होंने इंडिया के जो इंटरनल सोशो कल्चरल सिस्टम थे उनके अंदर भी दखल अंदाजी करनी शुरू कर दी। देखिए इन्होंने क्या किया, जो हमारे पास मस्जिद और टेम्पल्स थे उनसे टैक्स लेना शुरू कर दिया। तो जितने भी मौलवी होंगे, जितने भी मंदिर के पंडित होंगे, वो कहीं भी इसको पसंद नहीं करेंगे। दूसरा, ये लोग चाहते थे कि भारत में क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड किया जाए, भारत में ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्रिश्चियन बने। अब इसमें एक बहुत बड़ी दिक्कत थी स्टूडेंट। दिक्कत क्या थी कि मान लीजिए मैं क्रिश्चियन बनना चाहता हूँ, मैं एक हिंदू हूँ उस समय और एक मैं क्रिश्चियन बनना चाहता हूँ, तो सोसाइटी मेरा बाइकआउट कर देगी। मान लीजिए मैं इन्फ्लुएंस में आकर क्रिश्चियन बनना भी चाहूँ तो सोसाइटी जो है, मेरी फैमिली जो है वो मेरा बाइकआउट कर देगी। मेरी फैमिली कहेगी कि आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको कोई प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी।
सबसे बड़ी बात क्या है कि इंसान को प्रॉपर्टी का बहुत लगाव होता है, प्रॉपर्टी के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होती है। तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर मैं हिंदू हूँ और मैं क्रिश्चियन धर्म को अपना लेता हूँ तो मुझे अपनी फैमिली की प्रॉपर्टी में कोई भी हिस्सा नहीं मिलेगा। तो उसको रोकने के लिए ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, एक एक्ट ले आते हैं। एक्ट का नाम है रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट 1856। इस एक्ट में क्या कहा गया स्टूडेंट, ध्यान से सुनिएगा, रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट 1856, कि अगर कोई भी पर्सन अपना धर्म चेंज करता है, कोई भी पर्सन अपना धर्म चेंज करता है तो उसकी फैमिली की प्रॉपर्टी में उसका हिस्सा कोई रोक नहीं सकता, उसकी फैमिली की प्रॉपर्टी में उसे हिस्सा मिलेगा ही मिलेगा। तो ये कहीं ना कहीं इंडियन सोसाइटी जो थी उसको एक तरह से हर्ट किया गया, उसके सेंटिमेंट्स को हर्ट किया गया था बाय द ब्रिटिशर्स बाय दिस पर्टिकुलर एक्ट। ओके, सती प्रथा को अबॉलिश कर दिया गया। सती प्रथा आपको पता होगा, सती प्रथा को अबॉलिश करने के लिए एक एक्ट आता है कि सती प्रथा क्या होती है कि हस्बैंड की डेथ के साथ उसकी वाइफ को भी जला दिया जाएगा। तो ये हर जगह तो मौजूद नहीं था, लेकिन सोसाइटी के कुछ वर्ग ऐसे थे जहां पे सती प्रथा एग्जिस्ट करती थी। तो यहां पर एक कानून आता है अंग्रेजों की तरफ से और सती प्रथा को अबॉलिश कर दिया जाता है। सती प्रथा को अबॉलिश करने में एक पर्सन का बहुत इंपॉर्टेंट योगदान रहा था, वो कौन थे, राजा राम मोहन रॉय। विडो रीमैरिज एक्ट आता है लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर। विडो रीमैरिज एक्ट में क्या कहा जाता है कि विडोज जो हैं वो रीमैरिज कर सकती हैं। तो इसमें हमारे पास मेन कंट्रीब्यूशन किसका रहा था, ईश्वरचंद विद्यासागर का रहा था। तो वुमेन एजुकेशन के बारे में ये लोग बात कर रहे थे अंग्रेज, और इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट कर रहे थे। तो ये कहीं ना कहीं जो इंडिया की ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी थी, ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी का मतलब पुरानी विचारधारा वाली जो सोसाइटी थी, उसको कहीं ना कहीं ये चीज़ खटक रही थी, उनको ये चीज़ पसंद नहीं आ रही थी कि ये ब्रिटिशर्स क्या कर रहे हैं। और एक और बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा, जो इंडियन सोल्जर्स है, ब्रिटिश इंडियन सोल्जर। अब देखिए स्टूडेंट, मैंने आपको बताया कि इंडियंस के पास कोई और ऑप्शन ही नहीं बचा। अगर वो जिंदा रहना चाहते हैं तो जनरली वो क्या कर रहे हैं, वो ब्रिटिश आर्मी को ज्वाइन कर रहे हैं। अब हिंदू धर्म में उस समय क्या कहा जाता था कि आपको कभी भी समुद्र को पार नहीं करना, लेकिन यहां पर ब्रिटिश इंडियन सोल्जर्स को तो समुद्र भी पार करना पड़ता था। तो यहां पर क्या हो रहा था कि सोल्जर के साथ एक तरह से अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा था। और भी मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगा सोल्जर्स के बारे में, लेकिन वो थोड़ा हम आगे देखेंगे। लेकिन यहां पर एक रिलीजियस मैटर आ गया कि अगर मान लो मैं एक हिंदू हूं और मैं अंग्रेजों के साथ समुद्र पार करके कहीं लड़ाई लड़ने गया हूं, जब मैं वापस आऊंगा तो मेरी सोसाइटी मेरा बाइकआउट करेगी। तो कहीं ना कहीं अंग्रेज जो क्या कर रहे हैं, इंडिया के जो हमारे पास रिलीजियस अफेयर्स है, कल्चरल अफेयर्स है, उनमें कहीं ना कहीं दखल अंदाजी कर रहे हैं। तो ये सोसाइटी को पसंद नहीं आएगा। ओके, पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन। पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन कैसे हो रही थी, देखिए ध्यान समझिएगा। जमींदार जो है वो हमारे पास क्या करते हैं कि टैक्सेशन कलेक्ट करने का काम करते हैं, लेकिन धीरे धीरे अंग्रेज क्या करते हैं, इन जमींदारों को भी बीच से हटा देते हैं। तो कहीं ना कहीं जमींदार जो है ये जो काम कर रहे थे, अब इनका काम इनका छिन गया, ये भी नाखुश है कहीं ना कहीं, ये भी ब्रिटिशर्स से परेशान हो जाते हैं आगे चलकर। और अंग्रेजी सेना के अंदर जो ब्रिटिश इंडियन सोल्जर काम कर रहे हैं वो भी खुश नहीं है। जो इंडियन सोल्जर्स काम कर रहे हैं ब्रिटिश आर्मी के अंदर वो भी खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको जो भत्ते मिलते हैं, भत्ता समझते हैं, भत्ता जैसे मान लीजिए मैं एक इंडियन सोल्जर हूं और मैं किसी दूसरी कंट्री में जाकर अपनी आर्मी के लिए लड़ रहा हूं, तो मुझे एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। तो इन्हें एक तो ना कोई भत्ता मिलता है, इनकी जो सैलरी है वो एज कंपेयर टू अंग्रेजी सोल्जर, इंग्लिश सोल्जर के कंपेरेटिवली कम है। ना इन्हें कोई पेंशन मिलती है जैसा कि अंग्रेजी सोल्जर को मिलती है, ना ही इन्हें अच्छा फूड मिलता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि इनका प्रमोशन नहीं होता स्टूडेंट। मान लीजिए मैं ब्रिटिश आर्मी में एक सोल्जर के रूप में काम कर रहा हूं, इंडियन सोल्जर के रूप में, तो अगर मैं कितना भी अच्छा काम कर दूं तो मुझे प्रमोशन नहीं मिलेगी। सबसे बड़ी रैंक जो एक इंडियन सोल्जर को मिल सकती है उस समय वो एक सूबेदार तक की पोस्ट है। सूबेदार से बड़ी पोस्ट किसी इंडियन सोल्जर को मिल ही नहीं सकती। तो कहीं ना कहीं क्या है कि जो इंडियन सोल्जर्स हैं जो ब्रिटिश आर्मी के लिए काम कर रहे हैं, उनके दिलों में कहीं ना कहीं गुस्सा पल रहा है उनके दिलों के अंदर। और फिर सबसे बड़ी बात क्या होती है कि अवध को कब्जे में ले लिया जाता है, अंग्रेज अवध को कब्जे में ले लेते हैं। और अवध वो एरिया है जहां से सबसे ज्यादा सोल्जर्स ब्रिटिश आर्मी को ज्वाइन किए हुए हैं। तो उन्हें लगता है कि हमारे घर के ऊपर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया, तो उनके कहीं ना कहीं सेंटीमेंट्स हर्ट हो जाते हैं। तो आप देख रहे हैं ना कि कैसे ब्रिटिशर्स भारत के हर वर्ग के सेंटीमेंट्स को हर्ट कर रहे हैं। मतलब कि हर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो है यहाँ पर भारत के अंदर, वो अंग्रेजों के कार्यों से खुश नहीं है, उनके किए हुए कामों से खुश नहीं है। तो अल्टीमेटली ये सब किसके रूप में दिखाई देता है आगे चलकर हमारे पास, एक रिवोल्ट के रूप में। लेकिन इन सब में भी इमीडिएट कॉज क्या होता है, इमीडिएट कारण क्या होता है रिवोल्ट का, वो समझने की कोशिश करते हैं। इमीडिएट कॉज क्या था, तो देखिए स्टूडेंट, एक नई कार्ट्रिज आती है हमारे पास, एक कार्ट्रिज आती है। कार्ट्रिज क्या होती है, देखिए उस समय जो गन होती है उसके अंदर जब भी आपको फायर करना है तो उसको लोड करना पड़ता है। लोड करने के लिए आपको उसके अंदर बारूद डालना है, और ये बारूद हमारे पास अगर हम बात करें एक छोटे से पैकेट की फॉर्म में आता था। इसको हम कार्ट्रिज बोलेंगे बेसिकली। इसको आपको हमेशा मुंह से खोलना होगा
और फिर आपको राइफल को लोड करना होगा। एक खबर फैल जाती है कि इस कार्ट्रिज के अंदर गाय और सूअर की चर्बी भरी है, जो ग्रीस है उसके अंदर गाय और सूअर की चर्बी है। तो जो गाय है वो हमारे पास, आप समझिए कि हिंदू रिलीजन में एक पवित्र चीज उसको माना गया है, तो आप उसको कभी इस तरह से यूज ही नहीं कर सकते। और दूसरा, सूअर खाना मुस्लिम धर्म में हराम है। तो अल्टीमेटली क्या है कि जो हिंदू और मुस्लिम दोनों के जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स है वो पहले ही हर्ट हो रहे थे, पहले ही हिंदू और मुस्लिम्स कहीं ना कहीं रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से परेशान थे। तो अब क्या है कि उसमें एक और जरा टर्निंग पॉइंट आ गया, वो एक और नया ट्विस्टिंग पॉइंट आ गया। उसके अलावा ऐसी खबर फैल जाती है कि हमारे पास जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो इंडियंस को यहाँ पर आटा प्रोवाइड कर रही है, जो फ्लोर प्रोवाइड कर रही है, उसके अंदर क्या है, बोन डस्ट मिली हुई है। अब स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, आज तक इस बात की कोई पुष्टि नहीं है, कोई कंफर्मेशन नहीं है कि जो कार्ट्रिजेस थे उसके अंदर बीफ और पिग के जो हमारे पास एक तरह से फैट था वो इन्वॉल्व था या नहीं था, या आटे के अंदर हमारे पास बोन डस्ट थी या नहीं थी। लेकिन इसकी वजह से क्या है कि एक तरह से जो ब्रिटिश इंडियन सोल्जर्स के जो सेंटीमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं, और ये एक आग के अंदर घी डालने का काम करते हैं। पहले ही कहीं ना कहीं इंडियन सोल्जर्स गुस्से में थे, भड़के हुए थे, अब ये क्या करेगा, उस चीज़ को और ज़्यादा, उस आग को और ज़्यादा भड़का देगा। तो इसी का एक रीजन हमारे पास देखने को मिलता है मंगल पांडे का रिवोल्ट। ये आप कुछ पिक्चर में देख सकते हैं, ये हमारे पास कार्ट्रिज है, कार्ट्रिज को कुछ मुंह से खोलकर आपको राइफल में लोड करना पड़ेगा, कुछ इस तरह से, जैसा कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है। ओके, सो हमारे पास रिवोल्ट की स्टार्टिंग कैसे होती है वो देख लेते हैं हम। तो मंगल पांडे जो कि 34 नेटिव इन्फेंट्री का एक सोल्जर है, वो क्या करते हैं, 29 मार्च 1857 को रिफ्यूज कर देता है कि वो जो है, जो ग्रीस कार्ट्रिजेस वाली नई राइफल्स है उनका यूज नहीं करेगा। 29 मार्च 1857 को, जो कि 34 नेटिव इन्फेंट्री से बिलोंग करता है, साफ साफ इनकार कर देता है कि मैं इन ग्रीस राइफल का यूज नहीं करूंगा, और अपने एक ऑफिसर को जान से मार देता है, किल कर देता है अपने ऑफिसर को। कहां पर, बैरकपुर में। बैरकपुर कहां है, बंगाल में। तो बंगाल जो अंग्रेजों का गढ़ था, वहां से रिवोल्ट की स्टार्टिंग हो जाती है। देखिए स्टूडेंट, एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, ये पहली बार नहीं है कि हमारे पास इंडियन सोल्जर्स ने रिवोल्ट किया है। तो इससे पहले भी इंडियन सोल्जर्स जो हैं वो कई बार रिवोल्ट कर चुके हैं ब्रिटिश आर्मी की पॉलिसी की वजह से। जैसे कि हमारे पास म्यूटनी ऑफ द सिपॉय इन बंगाल 1764 में होती है, फिर वेल्लोर म्यूटनी होती है 1806 में। ऐसी कई सारी म्यूटनीज हमें देखने को मिलती है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द ब्रिटिशर्स। ओके, सो ऐसा पहले से भी बहुत कुछ चल रहा होता है, लेकिन ये जो रिवोल्ट है ये सिर्फ एक सिपॉय म्यूटनी नहीं है। एक हमारे पास सिपॉय म्यूटनी का मतलब क्या है, एक हमारे पास सिर्फ विद्रोह किसका, सिर्फ हमारे पास अगर हम बात करें सिर्फ कुछ सैनिकों का विद्रोह नहीं है, आगे चलकर इसको सब लोग ज्वाइन करेंगे तो ये आगे बढ़ने वाला विद्रोह है। तो हमारे पास क्या होता है कि ये जो मंगल पांडे हैं इसको फांसी पर चढ़ा दिया जाता है, हैंग कर दिया जाता है, और इसकी जो रेजिमेंट होती है उसको डिसबैंड कर दिया जाता है कि अब से 34 नेटिव इन्फेंट्री कोई हमारे पास नहीं रहेगी। तो आप इसकी रेजिमेंट का नाम जरूर याद रखेंगे, मंगल पांडे की रेजिमेंट का नाम 34th नेटिव इन्फेंट्री। इसके बाद स्टूडेंट क्या होता है, एक चेन ऑफ रिएक्शन शुरू होती है। चेन ऑफ रिएक्शन में हमारे पास 10 मई 1857 को मेरठ में जो रिवोल्ट है वो हमारे पास पहुंच जाता है, और यहां पर मेरठ के जो सोल्जर्स हैं वो अपने ऑफिसर्स को किल कर देते हैं, और सब लोग इकट्ठा होकर एक आंदोलन छेड़ देते हैं और बोलते हैं, एक स्लोगन दिया जाता है, दिल्ली चलो। दिल्ली चलो का मतलब दिल्ली को कैप्चर करो। और मेरठ जो है, जो दिल्ली से लगभग 60 किलोमीटर दूर है, उस समय एक छोटा सा एरिया होता है, लेकिन आज तो एक बड़ा एरिया बन चुका है मेरठ। तो ये जो लोग हैं दिल्ली की तरफ कूच कर जाते हैं, और दिल्ली के लाल किले को कब्जे में लेकर वहां पर जो मुगल राजा है बहादुर शाह जफर, उसको भारत का एम्परर डिक्लेयर कर देते हैं। जी हाँ स्टूडेंट, ये क्या करते हैं, बहादुर शाह जफर को, जो कि आखिरी मुगल राजा है, उसको भारत का एम्परर डिक्लेयर कर देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें बहादुर शाह जफर को यहाँ पर लीडर क्यों बनाया गया, एक बहुत बड़ा रीजन उसका ये था कि जो मुगल से वो कई सौ सालों से भारत पे राज कर रहे थे, तो एक लोक धारणा बन चुकी थी कि मुगल ही भारत का राजा होता है। तो दैट इज जस्ट टू सिंबलाइज द पॉलिटिकल यूनिटी ऑफ इंडिया। बहादुर शाह जफर को एम्परर ऑफ इंडिया डिक्लेयर कर दिया जाता है बाय द पर्सन हु रिवोल्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। तो बहादुर शाह जफर जो है उस समय बहुत ही उम्रदराज पर्सन है, उनकी एज हो चुकी है, तो वो कोई भी लड़ाई जो है वो आगे बढ़कर नहीं लीड कर सकती। एक बहुत बड़ी गलती हुई थी हमारे पास फ्रीडम फाइटर्स के द्वारा। तो अगर हम बात करें
यहां पर जो रियल कमांड होती है, जो रियल पावर होती है, वो बहादुर शाह के जनरल बख्त खां के पास होती है। तो बख्त खां क्या करता है, बरेली से ट्रूप्स को लेकर आता है दिल्ली और लड़ाई लड़ने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन फिर भी हमारे पास लीडर अगर आपका कहीं ना कहीं वीक हो तो ये आपके पूरे रिवोल्ट पर उसका असर देखने को जरूर मिलता है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं हर एक एरिया से कौन कौन सा पर्सन हमारे पास जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल है उसको लीड कर रहा था, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो अगर हम बात करें यहां पर स्ट्रॉन्ग सेंटर एंड लीडर ऑफ द रिवोल्ट्स की, तो सबसे पहले हमारे पास दिल्ली आ जाता है। तो दिल्ली की जब हम बात करते हैं तो दिल्ली से आपको मैंने बता दिया कि जनरल बख्त खां जो है वो रिवोल्ट को लीड कर रहे थे। लेकिन एट द एंड क्या होता है कि जनरल जॉन निकोलसन हमारे पास क्या करते हैं, 20 सितंबर 1857 को दिल्ली को कैप्चर कर लेते हैं। और लेफ्टिनेंट हडसन क्या करते हैं, बहादुर शाह और उनके जो बेटे हैं और उनके जो ग्रैंडसन हैं उन सबको किल कर देते हैं। तो इसी तरह से हमारे पास क्या होता है कि जो दिल्ली के अंदर जो मुगल शासन है उसका अंत हो जाता है। जो आखिरी मुगल बादशाह होते हैं बहादुर शाह जफर, उनको रंगून की जेल में भेज दिया जाता है, जहां पर 1862 में स्टूडेंट उनकी डेथ हो जाती है रंगून की जेल में। तो इस तरह से आखिरी मुगल बादशाह जो दिल्ली की गद्दी पर बैठा था वो कौन था, बहादुर शाह जफर। ये आपने याद रखना है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि आप उस पर्सन का उस नाम बताइए, उस मुगल बादशाह का नाम बताइए जो आखिरी बार दिल्ली की गद्दी पर बैठा था लाल किले से, जिसने रूल किया था, तो वो था बहादुर शाह जफर। ओके, आगे हम बढ़ते हैं स्टूडेंट कानपुर। तो कानपुर की जब मैं बात करता हूं तो कानपुर से जो म्यूटनी को लीड किया था वो किया था नाना साहिब ने। अब नाना साहिब कौन थे, ये हमारे पास बाजीराव टू के अडॉप्टेड सन थे। देखिए स्टूडेंट, याद कीजिए मेरे पिछले लेक्चर्स को, एंग्लो मराठा वॉर्स को, तो आपको याद आएगा कि बाजीराव टू आखिरी पेशवा थे जिनको हमारे पास पुणे से निकाल दिया गया था और बिठूर नाम की जगह पर रूल करने के लिए बोला था, एक छोटी सी जगह जो कानपुर के पास थी। तो यहां से हमारे पास जो म्यूटनी है उसको कौन लीड करते हैं, हमारे पास जो विद्रोह है उसको कौन लीड करते हैं, नाना साहिब। नाना साहिब का साथ देते हैं उनके दो फ्रेंड्स अजीमुल्ला खां एंड तात्या टोपे। ओके, याद रखेंगे, अजीमुल्ला खां एंड तात्या टोपे उनके दो क्लोज फ्रेंड्स होते हैं जो उनका इस रिवोल्ट में, इस हमारे पास विद्रोह में साथ देते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857 उस पर्सन का नाम बताइए जिसने अपने आप को पेशवा डिक्लेयर किया था, तो आपने याद रखना है नाना साहिब डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज पेशवा ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। उसके बाद लखनऊ की बात करें स्टूडेंट, लखनऊ से जो रिवोल्ट थी वो कौन लीड कर रहे थे, वो लीड कर रहे थे बेगम हजरत महल, और वो अपने बेटे ब्रिजेश कादिर को नवाब डिक्लेयर कर देते हैं। लेकिन एट द एंड में आपको बता दूं स्टूडेंट, एट द एंड क्या होता है हमारे पास, लखनऊ जो है उसको हमारे पास सर कोलिन कैंपबेल, हमारे पास एक ब्रिटिश ऑफिसर होते हैं सर कोलिन कैंपबेल, तो वो कैप्चर कर लेते हैं लखनऊ को 21 मार्च 1858 को, और बेगम हजरत महल जो है वो नेपाल की साइड एस्केप कर जाती हैं। तो इस तरह से हमारे पास लखनऊ में जो रिवोल्ट है उसको दबा दिया जाता है। बरेली की बात करें तो बरेली से रिवोल्ट कौन लीड करते हैं, खान बहादुर खान हमारे पास 40,000 सोल्जर्स को लेकर ब्रिटिशर्स के सामने खड़े हो जाते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये आपको लीडर्स के नाम याद रखने पड़ेंगे, कहां कहां रिवोल्ट के मेन सेंटर्स थे और कौन कौन लीडर उनको लीड कर रहा था। पेपर में इनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो अगर हम बात करें, जैसे आपसे पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि बरेली से आप उस लीडर का नाम बताइए जो रिवोल्ट को लीड कर रहा, तो आपका आंसर होगा खान बहादुर खान। बिहार से बात करें तो बिहार से एक लोकल जमींदार होते हैं कुंवर सिंह। ये जो कुंवर सिंह का नाम है ये कई बार कई एग्जाम से पूछा गया स्टूडेंट। ये रिवोल्ट को लीड करते हैं, एक जमींदार होते हैं और ब्रिटिशर्स के खिलाफ, उनकी पॉलिसी के खिलाफ उठ खड़े होते हैं और बिहार से रिवोल्ट को लीड करते हैं। बिहार का एक एरिया है फेमस आरा नाम से, ये पूरे रिवोल्ट को एक तरह से आगे बढ़ाते हैं। आगे हम बात करते हैं फैजाबाद की। तो फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला जो है फैजाबाद के, ये एक और लीडर होते हैं हमारे पास रिवोल्ट के। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, झांसी की बात करें तो आप लोगों को पता ही होगा कि रानी लक्ष्मीबाई ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू जो उनके राज्य को हड़पने की साजिश की गई थी उसको स्वीकार करने से मना कर दिया और उनके जो ब्रिटिशर्स की पॉलिसी है उनके खिलाफ उठ खड़ी हुई। तो रानी लक्ष्मीबाई का रियल नेम आपको पता ही होगा, मणिकर्णिका। सो ये रिवोल्ट में हमारे पास 1857 के रिवोल्ट में हमारे पास अंग्रेजों के खिलाफ उठ खड़ी होती है रानी लक्ष्मीबाई और उनके साथ एक लड़ाई लड़ती है अंग्रेजों के साथ, और फाइनली लड़ाई लड़ते हुए आपको पता होना चाहिए इनकी डेथ हो जाती है इन जून 1858। ह्यू ग्रॉस नाम के ब्रिटिश ऑफिसर का ये सामना करती हैं, ह्यू ग्रॉस याद रखेंगे, और इनका साथ देते हैं अफगान फोर्सेस और तात्या टोपे। तो ये स्टूडेंट हमारे पास लीडर्स ऑफ रिवोल्ट थे, लेकिन फाइनली ब्रिटिशर्स इस रिवोल्ट को हमारे पास कहीं ना कहीं खत्म करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं, सुप्रेस करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। इस सब में आपने कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं।
एक तो ये पॉइंट कि बहादुर शाह जफर को रंगून की जेल में भेज दिया गया जहां पर उनकी 1862 में डेथ हो गई। लेकिन उससे भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब भारत में रिवोल्ट हुआ, जब 1857 का रिवोल्ट हुआ, तो उस समय भारत में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था? तो वो थे लॉर्ड कैनिंग। याद रखना है, लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 1857 रिवोल्ट। और आगे चलकर हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट, जब हमारे पास रिवोल्ट खत्म होता है फाइनली, जब अनाउंसमेंट की जाती है लॉर्ड कैनिंग द्वारा कि अब जो रिवोल्ट है वो खत्म हो गया, तो जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है वो एक भारी बदलाव करता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल भारत के अंदर खत्म हो जाता है। जी हाँ, आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 ईस्ट इंडिया का जो रूल है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो खत्म हो जाती है और एडमिनिस्ट्रेशन का डायरेक्ट कंट्रोल किसको मिलता है? ब्रिटिश क्राउन को। एडमिनिस्ट्रेशन का डायरेक्ट कंट्रोल किसके पास ट्रांसफर हो जाता है? ब्रिटिश क्राउन को। और भारत में जो एक पोजीशन हुआ करती थी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की, उसको रिप्लेस कर दिया जाता है विद द पोजीशन वाइसरॉय ऑफ इंडिया। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोजीशन को किससे रिप्लेस कर दिया जाता है? विद द पोजीशन ऑफ वाइसरॉय ऑफ इंडिया। और भारत के जो पहले वाइसरॉय बनते हैं, अगर हम बात करें, जो भारत के पहले वाइसरॉय बनते हैं वो हैं सेम पर्सन, लॉर्ड कैनिंग। ये आप याद रखेंगे, लॉर्ड कैनिंग बिकेम द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। ओके, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैंने आपको बताए। देखिए 1857 का रिवोल्ट भले ही अंग्रेजों ने सुप्रेस कर दिया हो, लेकिन ये एक चिंगारी जलाकर गया। ये हिंदुस्तान के लोगों के दिलों में एक जोश भरकर गया कि हम अगर इकट्ठा हो गए, हम अंग्रेजों के खिलाफ अगर खड़े हो गए, तो हम इन्हें अपने देश से बाहर निकाल सकते हैं। इस रिवोल्ट का अपना अलग ही सिग्निफिकेंस है इंडियन हिस्ट्री में, यह आप याद रखेंगे। इस रिवोल्ट के दौरान हजारों हिंदुस्तानी फांसी के तख्ते पर चढ़ गए सिर्फ भारत को आज़ाद कराने के लिए। लेकिन उनकी जो यहाँ पर शहादत है वो बेकार नहीं गई, क्योंकि आने वाली जनरेशन्स के लिए वो इंस्पिरेशन बने, आने वाली जनरेशन्स ने उनसे प्रेरणा ली। ओके, चलिए जी, फेलियर की बात कर लेते हैं कि ये रिवोल्ट फेल क्यों हुआ, उसके बारे में अगर हम बात करें। सो पूरे भारत में एक तो ये रिवोल्ट नहीं फैल सका, सिर्फ 1/4 ऑफ द एरिया जो था भारत का वो इस इम्पैक्ट किसके अंदर आ पाया। और बहुत से सेक्शन ऑफ सोसाइटी, जैसे जो पढ़े लिखे लोग थे, मर्चेंट्स थे, मनी लेंडर्स थे, उन्होंने इस रिवोल्ट का साथ नहीं दिया, उन्होंने रिवोल्ट में पार्टिसिपेट नहीं किया। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो आपने याद रखना है, कई बार क्वेश्चन आता है कि किस किस ने पार्टिसिपेट नहीं किया, तो मनी लेंडर्स, एजुकेटेड मैन और मर्चेंट्स ने हमारे पास रिवोल्ट ऑफ 1857 में पार्टिसिपेट नहीं किया। ब्रिटिशर्स ने अपने रिसोर्सेज का खूब इस्तेमाल किया, जैसे राइफल्स का, कम्युनिकेशन का, ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म का, और उससे वो विद्रोह को दबाने में सफल हुए। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या थी कि एक प्रॉपर प्लान भारतीयों के पास नहीं था, ना ही प्रॉपर कोई लीडर था, ना ही कोई प्रॉपर प्लान था, ना ही कोई स्ट्रेटजी थी कि हमने आज़ादी को कैसे अचीव करना है, और अगर आज़ादी मिल गई तो हम उसका करेंगे क्या, मतलब उसके बाद हमारी क्या प्लानिंग रहेगी। ऐसा कुछ भी प्लान यहाँ पर नहीं किया गया था। टेलीग्राफ का बहुत अच्छे लेवल पे यूज़ किया गया। टेलीग्राफ उस समय सबसे फास्टेस्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन था। याद रखेंगे स्टूडेंट, मैं टेलीग्राफ की बात कर रहा हूँ, टेलीग्राम नहीं, टेलीग्राफ। टेलीग्राफ को भारत में किसने इंट्रोड्यूस किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। ये भी आप याद रखेंगे, टेलीग्राफ को भारत में किसने इंट्रोड्यूस किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। तो उसका भी अंग्रेजों ने खूब इस्तेमाल किया और अल्टीमेटली इस विद्रोह को दबाने में सक्सेसफुल रहे। सो हमारे पास इस रिवोल्ट को लेकर डिफरेंट हिस्टोरियन के डिफरेंट व्यूज हैं। पेपर में इनको लेकर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा, वीडी सावरकर ने इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस सबसे पहले डिक्लेयर किया था। तो नेशनल इंडिपेंडेंस या फर्स्ट प्लान्ड वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस सबसे पहले किसने कहा था? विनायक दामोदर सावरकर ने। ये आप याद रखेंगे, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। वीडी सावरकर डिक्लेयर्ड द रिवोल्ट ऑफ 1857 एज फर्स्ट नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जबकि अंग्रेजों ने इसको कोई ज़्यादा बड़ा रिवोल्ट कंसिडर नहीं किया। जैसे अगर हम बात करें सर जॉन सीली, जो कि एक ब्रिटिश हिस्टोरियन है, उन्होंने क्या कहा कि इट्स जस्ट अ सिपॉय म्यूटनी। आप पढ़ सकते हैं, उनके जो व्यूज़ हैं मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। आरसी मजूमदार, जो कि एक और पर्सन है, उन्होंने क्या कहा कि इट्स नाइदर द फर्स्ट नॉर द नेशनल और द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, क्योंकि इसमें कहीं भी बहुत से लोगों का जो इंटरेस्ट था वो इंडिया को आज़ाद कराने के लिए नहीं था, ऐसा आरसी मजूमदार का मानना है। सब अपने लोकल इंटरेस्ट के लिए लड़ रहे थे। जैसे ज़्यादातर सोल्जर ये चाहते थे कि उनको प्रमोशन मिलना शुरू हो जाए, भत्ता मिलना शुरू हो जाए। फार्मर्स ये चाहते थे कि उनका टैक्स कम हो जाए। राजा ये चाहते थे कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है उसको ख़त्म कर दिया जाए। तो इस तरह सब लोग अपने लोकल इंटरेस्ट के लिए कहीं ना कहीं लड़ रहे थे, ऐसा आरसी मजूमदार का मानना है। लेकिन कुछ भी कहिए, 1857 के रिवोल्ट ने हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर नई जान फूंक दी, उसको और आगे बढ़ाने में हेल्प की और एक इंस्पिरेशन बनकर सामने आया। तो आज़ादी हमें स्टूडेंट ऐसे नहीं मिल गई, उसके लिए बहुत सी कुर्बानी और बहुत सी शहादत दी गई है। तो आशा करता हूँ आपको सब अच्छे समझ आया होगा। अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं, डू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।